नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का ये अंक। किसान भाइयों, मौसम बदलते हैं। बदलते हुए मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी खेती में किए जाने वाले कुछ विशेष सामयिक कार्यों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को ही ध्यान में रखकर हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जैसे कि मौसम चल रहा है शीत ऋतु का। शीत ऋतु में बादल छाए रहने की अवस्था में पाला पड़ने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। उसके साथ ही साथ रोग और कीट लगने की संभावनाएं भी काफ़ी होती हैं। इन सभी परेशानियों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसके साथ में कृषि की अन्य नवीनतम जानकारियों से सजा सवरा रहता है हमारे ये कार्यक्रम। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। कृषि और ग्रामीण व्यवस्था को रोजगार उन्मुखी बनाएंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी। गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन 15 फरवरी तक। उड़द की उन्नत किस्में, पपीता की बढ़वार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने गत दिनों अखिल भारतीय कृषि छात्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि और ग्रामीण व्यवस्था को रोजगार उन्मुखी बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रति युवाओं में रुचि पैदा करने के लिए आर्या नामक परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 25 राज्यों के 25 जनपदों में शुरू किया है। इसके संचालित करने की जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केंद्रों की है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र से 200 से 300 युवाओं का चयन कर उन्हें कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए इकाई स्थापित करने का प्रशिक्षण और सहायता दोनों प्रदान की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि कृषि महाविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाई के साथ कमाई का अवसर देने के लिए लर्निंग इकाइयों की संख्या बढ़ाई गई है। विभिन्न राज्यों में उच्च कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि स्नातकों को कृषि निवेश जैसे बीज, खाद एवं पेस्टिसाइड बेचने हेतु अधिकृत करने का निर्णय भी किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मध्य प्रदेश के शेष 31 जिलों में लागू करने की घोषणा के बाद गत दिनों इन जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला हुई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल प्रबंधन तकनीक के उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्रों का एकीकृत विकास करने के लिए मृदा एवं जल संरक्षण कर भू जल वृद्धि करने एवं जल संग्रहण संरक्षण तकनीक, उपलब्ध जल का अपव्यय रोकने तथा सिंचाई में वृद्धि कर खेतों में जल उपयोग की दक्षता में सुधार, रन ऑफ वाटर मैनेजमेंट की तकनीक एवं विभिन्न फसलों में सिंचाई के निर्धारण एवं फसलवार आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रबी उपार्जन वर्ष 2016-17 में किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 15 फरवरी तक पुराने पंजीकृत किसानों के डाटा में संशोधन एवं नए किसानों के पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। सभी पुराने पंजीकृत किसान जिनके बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर तथा बोए गए रकबे आदि में परिवर्तन हुआ हो, उन्हें अपने उपार्जन केंद्र पर उपस्थित होकर जानकारी संबंधित समिति प्रबंधक को उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि ई उपार्जन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन किया जा सके। पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों की सूची में सम्मिलित किसानों को गेहूं विक्रय हेतु समितियों में पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जिन किसानों का पंजीयन पिछले वर्ष तक नहीं किया गया है, उन्हें उपार्जन केंद्र पर 15 फरवरी तक पंजीयन फॉर्म पूर्ण कर जमा कराने को कहा गया है। जायद एवं गर्मियों में उड़द की फसल किसानों को अच्छा मुनाफा दिला सकती है। उड़द अंतर्वर्तीय फसल के रूप में भी लगाई जा सकती है। उड़द की किस्मों का चयन करने से पूर्व वैज्ञानिकों से सलाह लेना लाभकारी होता है, क्योंकि उड़द की उन्नत किस्मों में औसतन 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ली जा सकती है। जवाहर उर्द 86 उड़द की यह प्रजाति पीला मोज़ेक वायरस के प्रति अवरोधी है एवं दाना चमकदार है। 60 से 65 दिन की अवधि में पकने वाली यह किस्म 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। पंत 30
70 से 75 दिनों में पकने वाली यह किस्म 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। इसके पौधे छोटे तथा पत्तियां और तना हरा होता है। पंत 19 यह किस्म 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। 75 से 80 दिनों में पककर तैयार होती है और हल्का काले रंग के धब्बे एवं पीला मोज़ेक प्रतिरोधी है। इसके पौधे छोटे एवं सीधे होते हैं तथा दाना मध्यम आकार का होता है। जवाहर उर्द 2 इसके पौधे छोटे होते हैं और फलियां मुख्य तने पर लगती हैं। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है तथा 70 से 75 दिन में फसल पकती है। TPU 4 इस प्रजाति का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है। 70 से 75 दिन में फसल पकती है और 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिलती है। IPU 94-1 यह किस्म 80 से 85 दिन में तैयार होती है। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मिलता है तथा पीला मोज़ेक प्रतिरोधी है। पपीता की खेती करने वाले किसानों के पपीते के पौधों में कई बार बढ़वार नहीं हो पाती है। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होता है। इस क्षति से बचने के लिए सबसे अच्छी पकी हुई गोबर खाद 10 किलो प्रति पौधा पौधे के चारों ओर सक्रिय जड़ों के पास थाला बनाकर बिखेरें। पत्तियों पर पीलापन खतरनाक लक्षण है। यह कहीं वायरस का आक्रमण भी हो सकता है। वायरस पौधों में सफेद मक्खी के कारण आता है। सफेद मक्खी की सक्रियता पर नजर रखें, अन्यथा बीमारी बढ़ सकती है। जैविक कीटनाशक स्वयं बनाकर उपयोग करें, जिसके लिए 1 किलो तंबाकू के पत्ते, 500 ग्राम नीम का तेल, 25 ग्राम कपड़े धोने का साबुन लें। इसके बाद तंबाकू के पत्तों को 5 लीटर पानी में 3 दिन तक भिगोकर रखें। निचोड़कर घोल में 500 ग्राम नीम तेल डालें तथा 25 ग्राम साबुन मिलाएं। इसके बाद 500 लीटर पानी में 15 लीटर घोल बनाकर छिड़काव करें। और किसान भाई, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़वानी में न्यूनतम भाव 1325 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दमोह में न्यूनतम भाव 1156 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1425 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव 1150 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1325 रुपए प्रति क्विंटल। कटनी में न्यूनतम भाव 1260 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1299 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धान के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गैरतगंज में न्यूनतम भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1700 रुपए प्रति क्विंटल। इटारसी में न्यूनतम भाव 1700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1920 रुपए प्रति क्विंटल। रायसेन में न्यूनतम भाव 1402 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1694 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। मंदसौर में न्यूनतम भाव 3311 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3665 रुपए प्रति क्विंटल। मुरैना में न्यूनतम भाव 3150 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3710 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव 3350 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3761 रुपए प्रति क्विंटल। रीवा में न्यूनतम भाव 3280 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3428 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15%
नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, गन्ने को एक नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। गन्ने की खेती हम वर्ष में 2 बार वसंत और शरद ऋतु में करते हैं, और अभी तो शरद ऋतु चल ही रहा है। इस मौसम में गन्ने की खेती करने से अच्छा लाभ भी मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में थोड़ा पीछे चल रहा है। इससे निजात पाने के लिए सर्वोत्तम तरीका है वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए, साथ ही साथ उन्नत जाति के बीज लगाए जाएं, और अगर सही समय पर समन्वित कीट प्रबंधन की व्यवस्था भी कर ली जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। गन्ने में समन्वित रोग प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यही जानने का विषय आज हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पवन कुमार अमृते, पादप रोग वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा से। आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले विभिन्न रोग व उनके नियंत्रण के बारे में। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है तथा गन्ना साल भर खेत में 2 या 3 सालों तक खेत में लगाया जाता है, जिससे इसमें लगने वाले रोगों का प्रकोप लगातार बढ़ते रहता है। और जब रोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रोगों का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है, तो गन्ने के विपुल उत्पादन में समस्या खड़ी हो जाती है। अतः हमें इसमें लगने वाले रोगों का अच्छी तरह से पहचान कर लेनी चाहिए व इसका समन्वित नियंत्रण करना चाहिए। तो गन्ने में लगने वाले प्रमुख रोगों में एक प्रमुख रोग है उकटा रोग। यह रोग वर्षा उपरांत गन्ने में लगना शुरू होता है तथा गन्ने के पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं व गन्ने धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। ऐसे पौधों को हम उखाड़ के फाड़ करके देखें तो इसके अंदर का उत्तक लाल रंग का हो जाता है, मटमैले रंग का हो जाता है तथा गांठों के पास का उत्तक भी मटमैले रंग का हो जाता है। ऐसी दशा में यह समूह में गन्ने सूखने शुरू हो जाते हैं। यह एक फफूंद से फैलने वाला रोग है। यह रोग ज़मीन के माध्यम से भी फैलता है। दूसरा प्रमुख रोग है लाल सड़न रोग। यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है तथा गन्ने को बहुत अधिक हानि पहुंचाने वाला रोग है। इसके प्रमुख लक्षण वर्षा ऋतु के उपरांत पत्तियों पर नज़र आते हैं, जहां ऊपर से दूसरी तीसरी पत्तियां छोड़कर नीचे की पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती हैं, मुरझानी शुरू हो जाती हैं तथा पत्तियों पर लाल कत्थई रंग के धब्बे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इन लाल कत्थई रंग के धब्बे पर फंगस की, फफूंद की काली बिंदु हमें स्पष्ट नज़र आएगी। वह ऐसे गन्नों को उखाड़कर फाड़कर देखेंगे तो इसके अंदर का उत्तक चमकीले लाल रंग का हो जाता है तथा साथ में सफ़ेद आड़े रंग की पट्टियां भी नज़र आती है। वह ऐसे गन्ने से शराब व सिरके जैसी बदबू सूंघने पे आपको पता चलेगी। तो ये गन्ने की 2 प्रमुख रोग हैं। तीसरा प्रमुख रोग कंडवा रोग, जिसे हम स्मट रोग कहते हैं। यह रोग साल में 2 बार इसका प्रकोप होता है। पहला प्रकोप इसका मई जून के माह में होता है तथा दूसरा प्रकोप इसका अगस्त, सितंबर व अक्टूबर के माह में होता है। इससे गन्ने के ऊपरी भाग से चाबुक के समान की काली संरचना निकलती है। यह काली संरचना में काला पाउडर भरा होता है व शुरुआती तौर पर यह काला पाउडर चमकदार झिल्ली से ढका होता है। वह झिल्ली टूट जाने पर यह पाउडर पूरे खेत में बिखर जाता है व स्वस्थ पौधों पर गिर जाता है, जो दूसरे संक्रमण का कारण बनता है। चौथा प्रमुख रोग है घासी प्रहरो रोग। जैसे कि नाम से विदित है, यह रोग में गन्ना जो है हमारे घास के आकार का हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, तो समूह में गन्ने निकलते हैं जो बिल्कुल घास का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी दशा में पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं व सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। तो यह रोग
माइकोप्लाज्मा द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके पहले मैंने जो 3 रोग बताएं वो फंगस की वजह से, फफूंदी की वजह से फैलने वाले रोग हैं। यह रोग जड़ी फसल में बहुतायत में देखा जाता है। 5वां प्रमुख रोग है पोक्का बोइंग रोग, जो विगत कुछ सालों में इस रोग ने अपना अटैक प्रारंभ किया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र या कुछ प्रदेश के दूसरे राज्यों में काफ़ी फसल को नुकसानी हुई है। इस रोग का प्रमुख लक्षण वर्षा ऋतु के दौरान जून जुलाई के महीने में ऊपर की पत्तियां ठीक तरह से ना खुलना व पत्तियों का चूड़ीदार हो जाना व रोग की उग्र अवस्था में पत्तियों में सड़न, ऊपर के भाग में सड़न पैदा हो जाना, यह इसके प्रमुख लक्षण हैं। 6ठा प्रमुख रोग है पीली पत्ती रोग। पीली पत्ती रोग जैसे नाम से विदित है कि इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है, लेकिन इसमें पूरी पत्तियां पीली ना पड़ के पत्ती की जो मध्य शिरा है वो पहले पीली पड़ती है तथा ऊपर से पत्तियां सूखनी शुरू होती हैं, ऊपर से जलना शुरू होती हैं। तो ऊपर की पत्तियां लगभग जल जाती हैं और बाद में जब पौधा 8 या 10 महीने का होता है तो ऊपर की पत्तियां लगभग जल जाती हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको 6-7 रोगों के नाम बताएं व उनकी पहचान के लक्षण बताएं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनका नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, जैसे कि गन्ने में लगने वाले सभी प्रकार के रोग बीज के माध्यम से फैलते हैं, ज़मीन के माध्यम से फैलते हैं। जिस तरह से हम कटाई यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, उन कटाई यंत्रों के माध्यम से एक दूषित पौधे से बीमारी दूसरे पौधे में चली जाती है, उसके माध्यम से ये रोग फैलते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें रोगरोधी किस्म व सहनशील किस्मों का चयन करना है। हाल ही में विकसित की गई किस्में व वर्तमान में विकसित की जा रही किस्में इन सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो उन्नत व नवीन किस्मों का चयन करें, जिससे इन रोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरी प्रमुख बात यह है कि जैसे कि रोग बीज के माध्यम से फैलते हैं, तो हमेशा जब भी हम गन्ने का बीज लगाएं तो हमें यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि यह रोग यह पौधा या यह बीज जिस भी खेत से लिया गया है उसमें किसी भी प्रकार के रोग नहीं है। अतः हमारा गन्ने का बीज स्वस्थ होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम गन्ने खड़े खेत में अगर कोई रोग लगा है तो ऐसे पौधों को हमें तुरंत उखाड़ कर फेंकना चाहिए, ऐसे पौधों को हमें तुरंत नष्ट करना चाहिए। बीज से लगने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए, जैसे कंडवा रोग है, इसके नियंत्रण के लिए हमें कार्बेंडाजिम 0.2% के घोल में कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसकी आँखों को डुबा के रखना चाहिए, जिससे इसके रोग के संक्रमण में कमी आती। उसी तरह अगर हमें घासी प्ररोह रोग के नियंत्रण के लिए बीजोपचार करना है तो हमें गर्म नम हवा विधि से 4 घंटे तक उपचार करना चाहिए। चौथी बात मैं आपको ये कहना चाहूँ कि जिस भी खेत में अगर रोग लगा है तो उस खेत का जल प्रबंधन, जल निकासी की उचित प्रबंधन हमें करना चाहिए। गन्ना जैसे कि लगभग एक खेत में 2 से 3 वर्ष तक उगता है, तो उसके बाद लगभग हमें 2 या 3 साल उस खेत में गन्ना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गन्ने में लगने वाले रोगों का प्रकोप व उससे लगने वाले जो कारक ज़मीन में स्थापित हो जाते हैं, उन्हें कमज़ोर करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। दूसरी फसलों के साथ दूसरी गन्ने के बाद दूसरी फसलें लेना चाहिए। उसी तरह अगर बारिश के दौरान में अगर हमारा पोक्का बोइंग रोग का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके लक्षण हमें नज़र आ रहे हैं, तो उस समय उसके नियंत्रण के लिए हमें कार्बेंडाजिम 0.2% या मैंकोजेब 0.25% घोल का 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे करना चाहिए। इसी के साथ हमें संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए व गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। यही छोटी छोटी बातें आपको रोग प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जिला पवारखेड़ा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र कृषकों को उन्नत तकनीक से किस प्रकार से खेती की जाए उसकी जानकारी देता है। साथ ही साथ कृषि के तकनीकी प्रशिक्षण और उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग से खेती को लाभ का सौदा कैसा बनाया जाए इसकी जानकारियां भी उपलब्ध करवाता है। तो चलिए लेते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र की जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर N.K. सेठ, सह संचालक कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा से। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा के अंतर्गत अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं का यहाँ संचालन किया जाता है। यहाँ मुख्य परियोजनाएं गेहूं के ऊपर, गन्ने के ऊपर, तिलहन के ऊपर और क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर और जल संवर्धन, जल संरक्षण के प्रबंधन के ऊपर भी मुख्य परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। गेहूं की विभिन्न फसलों का डेवलपमेंट, यहाँ फसलों की उन्नति, किस्मों का विकास किया जाता है। उनको ये जो परियोजनाएं संचालित हैं, इन परियोजना में गेहूं की किस्में, गन्ने की किस्में और तिल की किस्मों का विकास इस अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च के ऊपर भी क्रॉप कैसे लगाते हैं, उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी अनुसंधान कार्य IFS क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर किया जाता है। जल परियोजना, जल प्रबंधन परियोजना में यहाँ जो कार्य होता है वो विभिन्न फसलों के कब कब सिंचाई करना है, किस विधि से सिंचाई करना है, किस फसल की किस किस्म के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी, इसके ऊपर अनुसंधान कार्य किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित कुछ परियोजनाओं का संचालन होता है, जिन परियोजनाओं में अपने को स्थानीय से समस्याओं का निवारण हेतु अनुसंधान किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी संचालित है, जिस कृषि विज्ञान केंद्र में विस्तार पद्धतियों पर काम किया जाता है और जो ये पूरे ज़िले होशंगाबाद ज़िले के लिए इस परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक मौसम विभाग द्वारा संचालित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परियोजना है, जिसमें एग्रो एडवाइजरी सिस्टम, उनको किसानों को मौसम की जानकारी, और वो हर हफ्ते में मंगलवार और शुक्रवार को 2 बुलेटिन उनको जारी करते हैं, जिसमें मौसम की जानकारी के अनुसार किस फसल में क्या संभावित काम करना है उसकी जानकारी दी जाती है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार?
खाली पड़े हैं खेत उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आज के कार्यक्रम में प्रसारित जानकारियां आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।